पटवार परीक्षा अंतर्गत आज बात करेंगे राजस्थान के बाघ अभयारण्यों। देखो, बाघ अभयारण्य क्या होता है? बाघ अभयारण्य टाइगर सेंचुरी। तो बाघ अभयारण्य जो होता है, देखो एक पहले इसका शब्द का वो समझो। ये जो शब्द है ना, इससे समझते हैं अभय प्लस अरण्य, है ना। अभय का मतलब होता है बिना भय के, और अरण्य का मतलब होता है जंगल से। अभयारण्य, बाघ तो आप जानते ही हैं। बाघ भारत का क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। अब आगे लिखा है बाघ अभयारण्य। अब यहां अभयारण्य का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब बिना भय के, अरण्य का मतलब जंगल, यानी ऐसा जंगल जिसमें बाघ बिना भय के विचरण कर सके, घूम सके, रह सके, बिना डर के, बिना भय के, उसे कहते हैं अभयारण्य। अब ये अभयारण्य की जो अवधारणा है, ये शब्द कब आया? आजादी के बाद। आजादी से पहले क्या था? रियासत काल में कि ऐसा कोई जंगल ही नहीं था जिससे हम अभयारण्य कह सकें। क्या समझे? यानी ऐसा कोई वन नहीं था जहां बाघ बिना भय के विचरण कर सके, था ही नहीं। राजा लोग थे तो राजा जमींदार लोग क्या करते थे? शौकिया शिकार करते थे। उनका मनोरंजन का एक साधन हुआ करता था बाघों को मारना। मनोरंजन के लिए, एंजॉयमेंट के लिए क्या करते थे? बाघों को मारते थे, शिकार करते थे। तो बाघ किसी जंगल में सुरक्षित नहीं थे, समझ गए? अंग्रेज लोग भी करते थे शिकार वैसे, लेकिन राजा लोग ज्यादा करते थे। तो अभयारण्य की जो अवधारणा है वास्तव में वो आई आजादी के बाद। यानी ऐसा जंगल स्थापित किया गया कि जिसमें बाघ बिना भय के विचरण कर सके। तो अब इसमें भी क्या हुआ? अभयारण्य तो वैसे भारत में जब 1947 के बाद ही बनने शुरू हो गए, जब देश आजाद हुआ, तो वो वन्य जीव अभयारण्य कहलाते थे। वन्य जीव का मतलब सभी जीव आ गए उसमें। बाघ भी आ गया, शेर भी आ गया, आपके भालू भी आ गया, हिरण भी आ गया, बारहसिंगा भी आ गया, मगरमच्छ भी आ गया, घड़ियाल भी आ गया, कौवा भी आ गया, लकड़बग्गा भी आ गया, सभी आ गए जितने जीव है जंगलों में। जो आपको जंतु, भाई वन्य जीव का मतलब दो चीजों से होता है यहां, वन्य जीव। अब वन्य का तो मतलब होता है जंगल से, इनका इसका संबंध जंगल से। जीव का मतलब समझ लो आप पहले, वनस्पति प्लस जंतु। वनस्पति में आ गए आपकी वृक्ष प्लस, वृक्ष आ गए, और एक आ गया इसमें घास, और एक आ गया झाड़ी। ये तीनों मिलकर कहलाते हैं वनस्पति। और जंतु का मतलब होता है जंगली जानवर। जानवर से होता है यहां। जंतु का मतलब किससे है? जानवर से है। तो यहां जंगली जानवर इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहां वन्य की बात हो रही है। वन्य जीव का मतलब जंगली जीव। अब जीव का मतलब समझ लो आप, केवल ऐसा नहीं कि हिरण को, बारहसिंगे को और शेर को और बाघ को ही जीव कहेंगे। जीव का मतलब होता है वनस्पति प्लस जंतु। जंतु का मतलब होता है इन जो भी मैंने नाम लिए, ये जंतु कहलाते हैं। वैसे मानव भी इसमें सम्मिलित है। तो वन्य जीव का मतलब क्या हुआ? वनों में जो वृक्ष स्थित है, जो पेड़ पौधे स्थित है, वो भी वन्य जीव कहलाएंगे। परिभाषा जो है इसकी, पर्यावरण शास्त्र अगर आप पढ़ेंगे तो उसकी एग्जैक्ट परिभाषा है वो मैं बता रहा हूं आपको।
कि जीव की एग्जैक्ट परिभाषा, वास्तविक परिभाषा, एकदम सही परिभाषा क्या होगी? जीव का मतलब वनस्पति और जंतु से होता है। वनस्पति को यानी पेड़ को भी जीव ही कहते हैं, समझ गए? और बालू को भी जीव ही कहेंगे, सांप को भी जीव ही कहेंगे, समझ गए? अब सांप, बालू ये जो है ये तो कहलाते हैं जंतु, जो चल सकते हैं, चलने वाले हैं, वो तो कहलाएंगे जंतु, और जो नहीं चल सकते हैं वो वनस्पति कहलाती है। दोनों ही जीव है। तो यहाँ पे क्या था कि आजादी के बाद ही वन्य जीव अभयारण्य बनना शुरू हो गए। वन्य जीव अभयारण्य का मतलब ऐसा जंगल जहां ये जो जीव जंतु है, ये जंतु आराम से विचरण कर सके बिना किसी डर के, और ये वनस्पति को भी कोई डर नहीं। अब वनस्पति तो देखो क्या आगे चलायमान नहीं है, यानी वनस्पति को भी सुरक्षा प्रदान होती थी इनमें अभयारण्य में। क्या होता था कि वनस्पति भी आराम से रह सकती थी, पेड़ पौधों को कोई काट नहीं सकता था आराम से। वनस्पति के सुरक्षित रहने का मतलब क्या हुआ कि पेड़ों को कोई काट नहीं सकता था। आजादी से पहले तो कोई पेड़ काट लेता था। ये बात अलग है कि आप कहोगे साहब वो खेजड़ली आंदोलन में लोगों ने विरोध किया, लेकिन चूंकि कानून तो बना हुआ नहीं था ना, तो इतने आदमियों को, इतने औरतों को उसने, राजा के आदमियों ने, जोधपुर महाराजा के लोगों ने मार दिया, सैनिकों ने मार दिया, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई ना, क्योंकि उस समय ऐसा कोई अभयारण्य था ही नहीं। इसलिए सरकारी पेड़ों को काट रही है। राजा का मतलब सरकार थी, जोधपुर महाराजा सरकार थी उस वक्त खेजड़ली की, तो खेजड़ली गांव में जाकर उन्होंने पेड़ काट दिए। अब अभी सरकार तो काट ही नहीं सकती। आज की स्थिति क्या है? आजादी के बाद सरकार तो काट ही नहीं। आज खेजड़ली गांव में अगर राजस्थान सरकार का कोई कर्मचारी, अधिकारी या वन विभाग का कोई आदमी जाए तो वो पेड़ खुद तो काट सकता ही नहीं, दूसरा आम आदमी भी नहीं काट सकता। जबकि आजादी से पहले क्या था कि सरकार ही काट रही थी, समझ गए ना? क्योंकि उस वक्त ये कोई इस तरह का कंसेप्ट था ही नहीं अभयारण्य। अब पब्लिक ने क्या कि खेजड़ली के लोगों को विशेष स्नेह था इनसे, पेड़ पौधों से, इसलिए उन्होंने बेचारों ने विरोध किया। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए आजादी के बाद, यानी ऐसे जंगल जहां पेड़ पौधे भी सुरक्षित रह सके और जंतु भी सुरक्षित रह सके। उनको, जंतुओं को कोई डर नहीं है, हमें कोई डर नहीं है, कोई शिकार करने नहीं आएगा हमारे। और वृक्षों को भी कोई डर नहीं है कि कोई अब कोई सा राजा का आदमी है, राजा के सैनिक हमें काटने नहीं आएंगे। खेजड़ली का जो वृक्ष है वो सुरक्षित है। खेजड़ली गांव के जो खेजड़ी का वृक्ष है वो सुरक्षित हो गए 1900 मतलब आजादी के बाद। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बाघ अभयारण्य कंसेप्ट आया बाद में। ये जो वन्य जीव अभयारण्य है इसका मतलब तो सभी जीवों से है, यानी ये जो जंगल स्थापित किए गए, जंगल तो पहले से थे, उनको सुरक्षित किया गया, उनको प्रोटेक्ट किया गया कि इसके अंदर, इस जंगल में कोई आदमी जाकर न तो लकड़ी काटेगा, न जंतुओं को मारेगा, न शिकार करेगा, न कोई ऐसा नहीं कि वहां से कोई मान लो पेड़ काट के ले आए या सूखी लकड़ी भी ले आए, या जैसे किसी मान लो कंदमूल जो होते हैं, फल होते हैं वनों में, वो इकट्ठा करके ले आए, उस पर भी प्रतिबंध होता है। कोई मान लो ग्वाला है, चरवाहा है, पशुपालक है, तो ऐसा नहीं कि अपनी बकरियां लेकर जो वन्य जीव अभयारण्य में चला गया, वो अभयारण्य में वो अपने जानवरों को चरा भी नहीं सकता। ये अभयारण्य के नियम होते हैं। वैसे इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है, मैं अलग से आपको बताऊंगा, यहाँ इतना सिलेबस में नहीं है आपके, तो नाम मैं तो बस वो नाम जितना ही बताएंगे, वैसे आरएस में तो बहुत विस्तार से हम पढ़ाएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, वन्य जीव अभयारण्य स्थापित हुए, फिर बाघ अभयारण्य का कंसेप्ट आया, यानी ऐसे जंगल जो बाघों के लिए सुरक्षित रखे गए हैं विशेष रूप से। अब वो कहां, जहां पहले से बाघ है। अच्छा, राजस्थान की बात करें, राजस्थान में लगभग 25 के आसपास अभी अभयारण्य है, 22 थे, अभी सरकार ने 1-2 अभी और अधिसूचित किए हैं। तो ऐसे करके मतलब 25 अभयारण्य है, तो 25 में क्या हुआ, सब में बाघ थोड़ी है, तो जिन जंगलों में बाघ थे वहीं बाघ अभयारण्य बनाए गए। समझे बात को? जहां बाघ थे, बाघ, ऐसे जंगल जहां पहले से बाघ विचरित कर रहे थे, या जैसे मुकुंदरा हिल्स है अभी बना, तो मुकुंदरा हिल्स में हालांकि पहले बाघ नहीं थे, लेकिन सरकार ने वहां की जो लोकेशन है मुकुंदरा हिल्स जंगल की, उसको बाघों के रहने के लिए उपयुक्त पाया कि ये एप्रोप्रिएट जगह है, यहाँ बाघ आराम से रह सकता है सुरक्षित। तो वहां हालांकि पहले से नेचुरली वहां बाघ नहीं था, तो रणथंभौर से जाकर वहां बाघ शिफ्ट कर दिया गया। क्या समझे आप? तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी बाघों के लिए उपयुक्त होता है ना जो जंगल, उससे ही बाघ अभयारण्य बनाया जाता है। अब क्या हुआ, ये कंसेप्ट कब आया, ये भारत सरकार की देन है। बाघ अभयारण्य कंसेप्ट कब आया, 1973 में भारत सरकार ने
एक परियोजना प्रारंभ की, एक प्रोजेक्ट। चूंकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, अब बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी इंडिया में, तो इनको बचाने के लिए और इनकी और जनसंख्या बढ़ाने के लिए बाघ परियोजना प्रारंभ की गई भारत सरकार द्वारा। बाघ परियोजना, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना भारत सरकार ने प्रारंभ की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रारंभ की 1973 में। कब की? 1973 में। 1973 से भारत में कुछ जंगल ऐसे थे जो बाघों के लिए विशेष रूप से सुरक्षित किए गए। जिम कॉर्बेट वगैरह ये है, जैसे सुंदरबन है, कान्हा है, मध्य प्रदेश में कान्हा और बांधवगढ़ है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, वो हालांकि अभी उसमें नहीं है। और जैसे और भी है, मैं आपके बाघ अभयारण्य में राजस्थान के भी बता रहे हैं आपको। तो ये क्या किया भारत सरकार ने 1973 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक परियोजना शुरू की, उसे कहते हैं बाघ परियोजना। और बाघ परियोजना के अंतर्गत क्या किया कि भाई ऐसे जंगल जहां बाघ है, उन जंगलों को स्पेशली बाघों के लिए सुरक्षित रखा जाए और वहां बाघों की संख्या बढ़ाने के प्रयास किए जाए। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाघ अभयारण्य की स्थापना हुई 1973 में। उससे पहले बाघ अभयारण्य नाम का कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई जंगल नहीं था। सभी जंगल कॉमन थे, सभी जीवों के लिए थे। रणथंभौर जो था किसके लिए? सब जीवों के लिए था। आज क्या कहते हैं कि ये टाइगर के लिए विशेष रूप से है। रणथंभौर में क्या करने आते हैं आज टूरिस्ट? टाइगर देख रहे हैं। तो सबको मालूम है पूरी दुनिया में कि वो टाइगर के लिए है वो जंगल। समझ गए? तो पहले ऐसा नहीं था। पहले सारे जानवर, यहां सारे जानवरों को प्रोटेक्शन दिया गया था। प्रोटेक्शन तो आज भी है दूसरे जानवरों को। ऐसा नहीं कि बाघों के अलावा बाकी को कोई ले जाए या मार दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन तो सबको मिला हुआ, लेकिन स्पेशली बाघों के लिए है। अब यहाँ पे बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई भारत सरकार द्वारा। अब राजस्थान में इसके तहत, राजस्थान में तीन बाघ अभयारण्य स्थापित किए गए। यानी इस वक्त राजस्थान में कितने अभयारण्य हैं बाघों के लिए? राजस्थान में बाघों के लिए कितने अभयारण्य बनाए गए हैं? 3 अभयारण्य। बाघ परियोजना के लिए राजस्थान में 3 जंगल है। बाघ परियोजना के तहत राजस्थान में 3 अभयारण्य हैं। आप कुछ भी कहें, इसका अर्थ ये। तो ये जो हम चलेंगे यहां, पहला है रणथंभौर। रणथंभौर और रणथंभौर वैसे 1973 में, पहले इसकी लोकेशन समझ लेते हैं। रणथंभौर है सवाई माधोपुर जिले में, जिला सवाई माधोपुर। रणथंभौर का जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर, एकदम याद रखेंगे। और 1973 में इसकी स्थापना की गई। इसकी स्थापना 1973 में हो गई। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साहब रणथंभौर जंगल 1973 में बना। मैंने क्या कहा आपसे? 1973 से पहले भी ये जंगल था, पहले भी यहां बाघ विचरण कर रहे थे, तभी तो इसको बाघों के लिए स्पेशली बनाया गया। लेकिन पहले बाघ परियोजना या बाघ अभयारण्य नहीं था इसका नाम। इसका क्या था? एक कॉमन नाम, एक जनरल नाम। क्या था? जैसे जवाहर सागर अभयारण्य है, वैसे क्या नाम था इसका? रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य। बस इतना ही नाम था। राजस्थान का क्या है ये? राजस्थान का प्रथम बाघ अभयारण्य। राजस्थान का सबसे पहले स्थापित होने वाला ये बाघों के लिए, बाघों का जंगल है।
यानी इसको बाघ अभयारण्य का नाम सबसे पहले दिया गया राजस्थान में। राजस्थान की जो 3 बाघ अभयारण्य है उसमें सबसे पहले स्थापना इसकी की गई, वो भारत सरकार द्वारा की गई। अब वैसे इसका एक नाम, इसको राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम दिया गया है। भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान है लगभग 100 के आसपास, उन राष्ट्रीय उद्यानों में ये राजस्थान का रणथंभौर बाघ अभयारण्य भी सम्मिलित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। अभी राष्ट्रीय उद्यान का कंसेप्ट आगे आएगा, मैं अगले वीडियो में डालूंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, राजस्थान में कितने हैं, तो उसमें भी आपके रणथंभौर आएगा। अभी आप ये समझ लो कि ये राष्ट्रीय उद्यान भी है, यानी इसकी देखरेख भारत सरकार करती है। देखरेख का मतलब उसकी मॉनिटरिंग है, उसके नियम कानून लागू होते हैं यहाँ, राजस्थान सरकार में नहीं होते। हालांकि वन विभाग जो है देखरेख मॉनिटरिंग तो वो करता है, लेकिन यहाँ पे भारत सरकार के नियम कानून लागू होते हैं, समझ गए। और फंड भी वहां से आता है, यहाँ राजस्थान सरकार से भी जाता है पैसा और दिल्ली से भी आता है पैसा इसके लिए। राष्ट्रीय उद्यान की खासियत होती है और इसमें नियम बहुत सख्त होते हैं। आप राष्ट्रीय उद्यान में बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, एंटर ही नहीं कर सकते। बकरियों को या जानवरों को चराना तो बहुत दूर की बात है, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर कोई पकड़ने आ जाता है तो नियम बना हुआ है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये बात अलग है कि साहब नहीं वो करते तो वो मनमर्जी नहीं करते, भाई नियम तो बना हुआ है। शिकार तो कोई कर ही नहीं सकता यहाँ, और यहाँ कोई पेड़ भी नहीं काट सकता, इतने सख्त नियम होते हैं राष्ट्रीय उद्यान के। तो यहाँ पे क्या है कि 1973 में रणथंभौर बाघ परियोजना या बाघ अभयारण्य की स्थापना की गई। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल 392 वर्ग किलोमीटर। कितना इलाका है इसका? 392 वर्ग किलोमीटर। अब यहां अभी थोड़ा इसको मिटाते हैं, आगे चलेंगे। अब देखिए, मैं यहां आपको इसकी लोकेशन बताता हूं। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है या रणथंभौर बाघ अभयारण्य है। इसमें आप देखेंगे तो इधर से ये जा रही है चंबल नदी, राजस्थान बॉर्डर के सारे आगे जाती है, और इधर से आ रही है बनास नदी। बनास नदी इसमें मिलती है। ऐसे बनास नदी मिल रही है। ये तो है रणथंभौर। रणथंभौर बाघ अभयारण्य कौन सा है? ये वाला, ये सवाई माधोपुर जिला है। अब ये जो जा रही है ये कहलाती है चंबल नदी। यहां लिख देता हूं मैं इसको, ये चंबल, और ये कहलाती है बनास। कौन सी नदी है ये? बनास नदी, जिसमें बिसलपुर बांध बना हुआ है। जयपुर और अजमेर शहर को पानी की सप्लाई होती है, पेयजल की। तो ये आप देखो, रणथंभौर पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क या रणथंभौर बाघ परियोजना इनके मध्य स्थित है। बनास व चंबल नदियों के मध्य कहां स्थित है? बनास और चंबल नदी, है ना। तो इसके बीच में आ रहा है, ये चंबल जा रही है। वैसे इसका फैलाव काफी, ये तो मैंने एकदम इसका जो मेन एरिया वो बताया, बाकी विस्तार बहुत है। इधर चंबल नदी को टच कर रहा है नीचे, और ऊपर बनास नदी को टच कर रहा है, समझ गए आप? तो दोनों नदियों के बीच में स्थित है। प्रथम बाघ अभयारण्य है या सबसे पुराना बाघ अभयारण्य है, सबसे पुराना उद्यान है। अब यहां पे इस बाघ अभयारण्य के अंदर क्या क्या है देखो। एक तो है इसमें जोगी महल,
इसके अंदर क्या है, जोगी महल, और एक है रणथंभौर दुर्ग। मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं कि रणथंभौर का जो किला है, इवन जो आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, वो सभी इस बाघ परियोजना के हिस्से हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस बाघ परियोजना के अंदर स्थित है, उसकी बाउंड्री वाल में स्थित है। अब इसमें क्या होता है कि चूंकि वो धार्मिक स्थल है, तो सरकार ने श्रद्धालुओं को वहां जाने के लिए अलाउ कर रखा है। यानी वो जैसे बाघ, अभी आप कभी जाओगे वहां रणथंभौर, तो किले का जो एंट्री गेट है, उसके सामने एकदम से मेन गेट है किसका, प्रोजेक्ट टाइगर का, उसका पार्क का या उसका जंगल का। तो आप वैसे तो जंगल तो पहले शुरू हो जाता है, बाघ परियोजना का जो एरिया है वो तो पहले शुरू हो जाता है, लेकिन अंदर जब जाओगे तो जो मेन एरिया आता है अंदर, कोर एरिया जो है उसका अभयारण्य का या पार्क का, उसका गेट रणथंभौर किले के गेट के सामने ही है, समझे आप। तो वहां सामने सामने है ना, तो वहां फिर आप उस गेट के अंदर नहीं जा सकते, पार्क का जो गेट है उसके अंदर। आप रणथंभौर के किले में तो घूम सकते हो, आप वहां त्रिनेत्र गणेश जी जा सकते हो, लेकिन वहां नहीं घूम सकते। हालांकि ऐसा नहीं कि रणथंभौर गणेश जी चले गए वहां साहब हम तो बकरियां लेके जाएंगे, रास्ते में चराते हुए जाएंगे साहब, ये भी धर्म उनकी भक्त है गणेश जी की, ऐसा नहीं हो सकता। आप जा सकते हो, केवल अपनी धार्मिक भावना वहां व्यक्त कर सकते हो, भक्ति भाव कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, या किले में आप घूम सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप वहां की पेड़ पौधों को या जानवरों को कोई नुकसान पहुंचा दो, इस पर प्रतिबंध है। तो यहाँ पे क्या है, जोगी महल एक अंदर, जहां अमिताभ बच्चन और जो राजीव गांधी थे उनकी दोस्ती हुई थी यहाँ इस जोगी महल के अंदर बैठकर, और काफी बंदरों का झुंड मिलेगा जोगी महल में। वैसे अक्सर बाघ भी घूमते हुए नजर आ जाते हैं जोगी महल में, बाघ तो यहाँ पे घूमते हुए नजर आ जाएंगे आपको। रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जो चारों बुर्ज वगैरह वो बाउंड्री बनी हुई है, उसके अंदर भी आपको दिखाई दे जाएंगे। तो ये दोनों ही इसके अंदर है। यानी रणथंभौर का किला, जैसे एग्जाम में पूछ ले कि रणथंभौर का किला कौन से बाघ अभयारण्य में है या कौन से पार्क में है, तो वो रणथंभौर उसमें रणथंभौर बाघ अभयारण्य में स्थित है। यानी ये एक ऐसा पार्क है या ऐसा बाघ अभयारण्य है जिसके अंदर किला स्थित है और गणेश जी का मंदिर भी स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी। ये भी कहां है, इसी के अंदर है। ये तीनों यहां है पार्क के अंदर, यानी इस बाघ परियोजना के अंदर ही है वो। अब चलेंगे आगे, तो इसके बारे में और जान लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। बाघ तो है ही, मेन बाघ है, बाकी मगरमच्छ, हिरण वगैरह ये भी है। एक इसमें है पद्म तालाब और राजबाग तालाब। राजबाग तालाब, ये दोनों ही तालाब भी इस बाग के अंदर है और इनमें पानी भरा रहता है। अक्सर क्या है कि जंगली जानवर, आप जैसे मई में जाओगे गर्मी के मौसम में, तो जंगली जानवर इनके किनारे नजर आ जाएंगे। आप पानी के लिए वो वहां किनारे पे आ जाते हैं। तो जैसे किसी को जंतु देखने हैं, वन्य जीव देखने हैं, टाइगर देखना है या तेंदुआ, या मान लो हिरण देखने हैं, हिरण तो वैसे नजर आ जाते हैं काफी संख्या में। मगरमच्छ देखने हैं तो वो जनरली क्या है कि इसमें जाते हैं गर्मी के मौसम में। उन्हें मालूम है टाइगर वहां आएगा अटैक करने जानवरों पे, तो सभी जानवर पानी पीने आते हैं, तो उनका शिकार करने के लिए भी टाइगर भी वहां आ जाता है। तो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा संभावित होता है यहाँ टाइगर दिखना। वैसे तो दिख जाते हैं, लेकिन कई बार जैसे आप अभी अक्टूबर में मानसून सीजन के तुरंत बाद जाओगे तो टाइगर आपको दिखाई दे जरूरी नहीं है, लेकिन मई में जाओगे, अप्रैल में जाओगे, निश्चित रूप से आपको टाइगर दिख जाएगा। तो ये तो बात हुई पद्म तालाब, राजबाग तालाब इसके अंदर है। अब एक लेडी ऑफ द लेक अभी मरी थी, इसमें नाम है लेडी ऑफ द लेक। लेडी ऑफ द लेक, जानते हो किसका नाम है ये कोई महिला नहीं है, ये है एक मछली नामक बाघ, मछली नामक मादा बाघ। इसका भी देहांत हो गया है। तो देश विशेष मतलब पूरी दुनिया के फ्रंट पेज पर इसका फोटो छपा था,
दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, केवल राजस्थान की नहीं है, ऐसा नहीं सवाई माधोपुर के लोकल अखबार गया, पूरी न्यूयॉर्क में भी अखबार छपा था, उसमें भी लेडी ऑफ द लेक का फोटो छपा था। विश्व प्रसिद्ध बाघ थी ये लेडी ऑफ द लेक। और ये जो जितनी संतानें, ज्यादातर जो बाघ है यहाँ, वो लगभग इसी की संतान है। तो क्या समझे आप, लेडी ऑफ द लेक, अगर एग्जाम में पूछ ले कि लेडी ऑफ द लेक का संबंध किस बाघ अभयारण्य से है, तो वो रणथंभौर से है। अब बात करते हैं राजस्थान के दूसरे बाघ अभयारण्य की, और वो भी वैसे देश विदेश में बहुत चर्चित रहा है। तो चलो, दूसरा जो बाघ अभयारण्य है या दूसरी जो बाघ परियोजना है, उसका नाम है सरिस्का बाघ अभयारण्य या बाघ परियोजना। सरिस्का बाघ परियोजना भी कह सकते हैं आप, टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको याद रखना। जिला कौन सा इसका, अलवर। जिला पड़ेगा इसका अलवर। आप यहां जाएंगे, ये सरिस्का, ये सरिस्का बाघ अभयारण्य है। कौन सा बाघ अभयारण्य है, सरिस्का, अलवर जिले में। आप जयपुर से दिल्ली जाएंगे वाया अलवर होके, तो बीच में पड़ता है ये हाईवे, वही होकर निकला हुआ है। अब आगे चलते हैं इसके बारे में कि स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई, स्थापित यानी इसको बाघ, स्थापित का मतलब ये माने आप, स्थापित या ये समझे कि इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया, इस जंगल को बाघ अभयारण्य का नाम कब दिया गया। तो 1979 समझ गए, 1979 में, वो 73 में स्थापित हुआ और ये 1979 में। इसका मतलब क्या हुआ, भारत में बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित दूसरा जंगल, सॉरी राजस्थान में बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया दूसरा अभयारण्य कौन सा है, सरिस्का। समझ गए। अब सरिस्का में क्या, अगर नेचुरली प्राकृतिक रूप से काफी बाघ थे यहाँ, और इसके मामले में जैसे आप देखें थोड़े अंदर क्या क्या है, इसमें एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। सिलीसेड झील है इसके अंदर, और एक जाएंगे आप तो एक ऋषि हुए थे भृतहरि, उनकी गुफा भी है, भृतहरि की गुफा। और एक यहां भानगढ़ का महल भी है, इसे भूतों का महल कहते हैं, भानगढ़ का महल। और वैसे पांडुपोल भी है, पांडवों से इसका संबंध, पांडुपोल ये भी इस कहां पे है, इसी पार्क के अंदर है या इस बाघ अभयारण्य के अंदर। ये हुए आपके सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान या सरिस्का बाघ परियोजना या सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य। अब इस सरिस्का के बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि 2005 में बाघ समाप्त क्यों हो गए। प्राकृतिक रूप से पहले काफी बाघ थे यहां इस जंगल में, लेकिन शिकारियों ने शिकार करके सारे बाघ, इस आजादी के बाद भी स्थिति देखो आप, सरकार ने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है, भारी भरकम स्टाफ गवर्नमेंट का इसमें लगा हुआ है, वन विभाग के कई कर्मचारी अधिकारी यहाँ तैनात है, सरकार इतना हर साल पैसा खर्च करती है उन पर, उनकी सैलरी पे, उनकी साधन सुविधाओं पे। इसके बावजूद भी शिकारियों ने सारे बाघ मार डाले। यहाँ संसार चंद रहे,
बड़ा मतलब ये मानो आप कि भारत का तो सबसे बड़ा वन्य जीव तस्कर है संसार चंद्र। उस संसार चंद्र के गिरोह ने यहाँ के सारे बाघ उड़ा दिए, तो यहाँ एक भी बाघ नहीं बचा। 2005 में दुनिया भर में हाहाकार मच गया, उनको सरिस्का खत्म हो गया, बाघों से कोई बाघ नहीं है। तो सारे बाघ कहां गए? शिकारियों ने मार डाले। ये घटना हुई 2005 में, ये बात सामने आई। पहले क्या थे कि वन विभाग के कर्मचारी अधिकारी फर्जी आंकड़े दे रहे थे कई सालों से, वो तो पहले मर चुके थे। वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको, ये 2005 से पहले ही मर चुके थे बाघ तो। लेकिन जैसे 2004 का आंकड़ा आया बाघ गणना का, हाँ साहब कितने बाघ है? 5 बाघ है। 6 में आया कितने, जैसे 3 में आया कहा 8 बाघ है, अब के 7 बाघ है, 4 बाघ है। ऐसे फर्जी आंकड़े दे रहे थे अपनी नौकरी बचाने के लिए। तो वास्तविकता में कब, जब सीबीआई ने जांच की इसकी, सीबीआई ने इस पूरे मैटर की जांच की, तो 2005 में पता लगा कि यहाँ तो कोई बाघ नहीं है। और फिर संचार चंद्र वगैरह ये तस्कर थे, उनको गिरफ्तार किया, जेल वेल भी हुई इनको। लेकिन जो बाघ को तो जाना था, जो बेचारे चले गए। तो 2005 में यहाँ से सारे बाघ समाप्त हो गए। अब फिर क्या हुआ कि 2008 में गवर्नमेंट ने रणथंभौर से बाघ भेजे हैं। अभी यहां बाघ है, लेकिन सभी कहां से गए हुए हैं? रणथंभौर से भेजे। बाघ स्थानांतरित या रणथंभौर से 2008 में रणथंभौर बाघ अभयारण्य से फिर यहां बाघों को वापस बसाया गया। आज की तारीख में तो यहां अच्छे खासे बाघ हैं। तो ये है सरिस्का बाघ अभयारण्य के बारे में। अच्छा, ये जो पांडुपोल लिखा है, पांडुपोल एक्चुअल में क्या है? एक पोल होती है ना, पोल, गेट। अपने राजस्थानी में कहते हैं पोल को, गेट को कहते हैं दरवाजा। तो ये एक दरवाजा है पहाड़ के अंदर, और दरवाजा कैसे प्राकृतिक रूप से बना हुआ लगता है वहां पे। तो क्या इसके बारे में कहा जाता है कि जब पांडव यहां से गुजर रहे थे तो सामने जंगल में बड़ा सा पहाड़ आया। अब रास्ता बनाने के लिए फिर भीम ने क्या किया, अपनी गदा से, जो गदा होती है ना हनुमान जी के पास, इनके पास, तो गदा से उसमें एक छेद कर दिया और फिर वो रास्ता बन गया। तो ये एक तरह से दरवाजा है ये पहाड़ के अंदर, समझ गए? इसलिए इसको पांडुपोल कहा जाता है। और ये इसी सरिस्का अभयारण्य के अंदर ही है। तो ये तो बात हुई सरिस्का बाघ अभयारण्य की। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा बाघ अभयारण्य, बाघ अभयारण्य तीसरा, तो यहां जाएंगे तो मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य। मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य, ये राष्ट्रीय उद्यान भी है मुकुंदरा हिल्स। तो मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य, इसकी स्थापना या इसको बाघ परियोजना के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? जंगल तो प्राकृतिक रूप से असंख्य, मतलब कितने सालों से है ये जंगल, ये तो हम नहीं कह सकते। जंगल तो बहुत पुराना है, सदियों से चला रहा जंगल तो। लेकिन इसको बाघ परियोजना का नाम कब दिया गया, यानी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना होती है 2013 में, समझ गए? मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना या मुकुंदरा हिल्स जो अभयारण्य है, उसको बाघ परियोजना के अंदर कब लाया गया, के अंतर्गत कब सम्मिलित किया गया? तो 2013, याद रखेंगे। और भारत का तीसरा और अंतिम बाघ अभयारण्य है। इसके बाद आज तक कोई बाघ अभयारण्य नहीं बना है। ये 3 ही बाघ अभयारण्य है या बाघ परियोजना स्थल है। तो इसमें देखो जिला, उन दोनों में एक एक जिले थे, यहां 2 जिले आएंगे आपके, कोटा प्लस चित्तौड़गढ़। एक बात याद रखेंगे। दूसरी बात, ये चूंकि अभी 2013 में बना था ना, तो ये इसका मुकुंदरा हिल्स नाम नहीं था इस जंगल का। पहले क्या नाम था? दर्रा। दर्रा एवं दर्रा तो था कोटा में, कोटा जिले में।
और वैसे जवाहर सागर भी कोटा में ही पड़ता है। आप इतना याद रखें, दर्रा व जवाहर सागर, जवाहर सागर आज भी अभ्यारण्य है, लेकिन उसका कुछ इलाका इस बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य यानी क्या समझिए, दर्रा, आज जहां मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना है ना, यह बाघ अभ्यारण्य है, वहां पहले क्या, उस जंगल को क्या कहते थे पहले, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, जरा नक्शे में देखेंगे, इधर चलिए आप, ये देखिए, ये है मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा वैसे एक गांव का नाम है मुकुंदरा, वैसे रणथंभौर भी गांव का ही नाम है। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या बाघ परियोजना ये है। अब यहां पे क्या है, इस जगह क्या है, पहले यहां तो था इस साइड में, इधर की साइड में दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, और इस साइड में था जवाहर सागर अभ्यारण्य। तो इनके इलाके को मिलाकर बनाया गया, क्या बनाया गया, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य। तो ये है, जिले कौन से लग रहे हैं इसके, दो जिले हैं, कोटा जिला और चित्तौड़गढ़ जिला। ये चित्तौड़गढ़ जिला अड़ के आ रहा है नीचे इधर, ये चंबल नदी जा रही है, तो चंबल नदी इस मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के लेफ्ट में पड़ती है और इसके रणथंभौर बाघ परियोजना के राइट में पड़ती है, यानी दोनों के नजदीक है वैसे चंबल नदी, लेकिन इसके बाएं हाथ को पड़ेगी, इसके दाएं हाथ को पड़ेगी। तो ये मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। अब इसके बारे में आपको ये जानना है, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग, इलेक्ट्रिक लाइन, राजस्थान की प्रथम इलेक्ट्रिक लाइन है ना, ये जो दिल्ली मुंबई, दिल्ली को मुंबई से जोड़ती है, ये रेल मार्ग है, ये रेलवे ट्रैक इस पार्क के अंदर होकर निकलता है या इस जंगल के भीतर होकर गुजरता है। कौन सा मार्ग, अब एग्जाम में पूछ ले कि दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग किस बाघ परियोजना के अंदर होकर गुजरता है, तो आपको याद रखना मुकुंदरा हिल्स के अंदर होकर। तो याद रखेंगे इसको, मुकुंदरा हिल्स के अंदर होंगे। एक है इसमें कोटा झालावाड़, कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग भी यहीं से होकर निकलता है, या जयपुर भोपाल जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे रोड है, वो भी इसके अंदर होकर निकलता है, यानी ये दोनों इसके भीतर होकर निकल रहे हैं। याद रखेंगे इसको, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और कोटा झालावाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग इस मुकुंदरा हिल्स उद्यान के अंदर होकर निकलते हैं। अब यहाँ पे ये किसके लिए थोड़ा प्रसिद्ध है, गागरोनी तोता या हीरामनी तोता, इसके लिए प्रसिद्ध है। एक यहां ध्यान रखेंगे आप, अबली मिनी का महल है यहां, अबली मिनी, ये कोटा महारावल की या कोटा के जो महाराजा थे उनकी प्रेमिका हुआ करती थी, बाद में उन्होंने रानी भी बनाया था इसको, तो उसका महल जो है इस पार्क के अंदर है, इस जंगल के अंदर है आज भी। अबली मिनी का महल कौन से जंगल के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना के अंदर। ये जो आपने, अच्छा इसमें आप ध्यान रखेंगे जवाहर सागर का कुछ हिस्सा ही लिया गया, मेन इसमें दर्रा जो वन्यजीव अभ्यारण्य था उसको सम्मिलित किया गया है, समझिए ना। मुख्य रूप से दर्रा वाला जो इलाका है वो इसमें लिया गया है।
तो ये 3 तो बाघ अभयारण्य है राजस्थान में, बस 3 ही है। यानी बाघों के लिए समर्पित जंगल सरकार ने बाघों के लिए कितने जंगल या कितने वन क्षेत्र अधिसूचित कर रखे हैं, तो 3 ऐसे। या ये भी पूछ ले कि राजस्थान में कितने बाघ अभयारण्य है, तो सिर्फ 3 अभयारण्य है आज की तारीख में। वैसे भी विचार चल रहा है सरकार की, जैसे कुंभलगढ़ के लिए भी कह रहे हैं कुंभलगढ़ जो वन्य जीव अभयारण्य के साथ यहाँ भी स्थापित किया जाए और यहाँ बाघ दूसरी जगह से लाए जाए। और इसके अलावा जैसे एक और 1-2 जगह और भी विचाराधीन है, वहां भी बूंदी के आसपास भी स्थापित करने की बात चल रही है, रामगढ़ वगैरह में। वहां तो अब वो तो अभी भविष्य की बात है। आज की तारीख में 3 बाघ अभयारण्य हैं। अब आपको ये जानना है कि राजस्थान में इनमें बाघ कितने हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लेटेस्ट डेटा राजस्थान सरकार ने जारी किया है, रणथंभौर में सबसे ज्यादा बाघ है और उसके बाद आपके सरिस्का और इसके बाद मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा में। अब यहां पे क्या है, रणथंभौर में जो बाघों की संख्या है वो 67 है, यहां 19 है, 19 यानी सरिस्का में कितने बाघ है 19 और मुकुंदरा हिल्स में है 2। वैसे 4 थे यहां, लेकिन अभी एक का निधन तो 2 दिन पहले ही हुआ है, कल के अखबार में था कि डेड बॉडी मिली है एक बाघ की, और 15 दिन पहले एक दूसरे बाघ का देहांत हुआ था। तो यहां अभी 2 ही रहे हैं 4 की जगह मुकुंदरा हिल्स में। तो कितने हो गए, रणथंभौर में 67, सरिस्का में 19 और मुकुंदरा हिल्स में 2 बाघ हैं। ये सभी बाघ, यानी राजस्थान में अगर कुल बाघों की संख्या, वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, पूछे तो ये बनते हैं आपके 67 और ये हो गए आपके 21 और 88, कितने बाघ हो गए, 88 बाघ हो गए राजस्थान में, इसमें 2 हैं। अच्छा एक बात और बता देता हूं आपको कि रणथंभौर बाघ में तो पहले से शुरू से बाघ थे यहाँ, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। सरिस्का में बाघ थे लेकिन 2005 में संसार चंद्र जैसे महारथी ने खत्म कर दिए। तो फिर यहां क्या किया गया, कुछ बाघ रणथंभौर से यहां शिफ्ट किए गए, यहां ले जाए गए, समझ गए। तो यहां पर बाघ कैसे आए, पहले प्राकृतिक रूप से थे वो खत्म हो गए, बाद में रणथंभौर से ट्रांसफर किया गया। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स में कोई बाघ नहीं था प्राकृतिक रूप से, बाघ विहीन जंगल था ये, दर्रा अभयारण्य में कोई बाघ नहीं था। तो बाघ अभयारण्य जब इसको घोषित किया गया तो बाघ तो वहां बसाना जरूरी है ना, नाम तो बाघ हो गया, रहे नहीं के साथ बाघ तो एक ही। तो फिर यहां से क्या किया गया, रणथंभौर से बाघ यहां ले जाए गए, समझ गए। तो 2 बाघ यहां ले जाए गए थे और फिर 4 हो गए थे उनके, अभी 2 ही रह गए हैं। तो ये ऐसे है, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा में बाघों की संख्या इस वक्त, और राजस्थान के सभी बाघों की संख्या भी यही अभी आ रही है। राजस्थान में जितने बाघ हैं वो सब यही है, बस इन तीनों में। इसके अलावा अच्छा, बाघों का ट्रांसलोकेशन, बाघों का ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एक शब्द है, देखो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो आप। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है बाघ को एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जाना और वहां छोड़ना, वहां बसाना, उसे कहते हैं बाघों का ट्रांसलोकेशन, समझ गए ना। जैसे अपने राजस्थान के मामले में क्या हुआ कि रणथंभौर से बाघों को सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स में स्थानांतरित करना। रणथंभौर से बाघों का सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स में स्थानांतरण, शिफ्टिंग ऑफ टाइगर्स फ्रॉम रणथंभौर टू सरिस्का एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अभी सरकार एक बाघ कॉरिडोर या बाघ गलियारा या जिसे कहते हैं टाइगर कॉरिडोर स्थापित करने की विचार कर रही है। उसमें क्या है, कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है, क्योंकि ये जो जंगल है ना यहाँ, इसको जोड़ देंगे, इसको
ये रणथंभौर के बाद सवाई मानसिंह सेंचुरी पड़ती है एक सवाई माधोपुर जिले में, उसको इससे जोड़ देंगे। सवाई मानसिंह सेंचुरी को फिर जोड़ देंगे रामगढ़ से, रामगढ़ पड़ता है बूंदी में, रामगढ़ से फिर जवाहर सागर को जोड़ेंगे इधर चंबल के पास, जवाहर सागर से मुकुंदरा हिल जुड़ावार, फिर इधर आगे मध्य प्रदेश में जोड़ देंगे, वो आपके कान्हार बांधवगढ़ से उनसे जोड़ेंगे। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है गवर्नमेंट के यहाँ कि एक कॉरिडोर, यानी कॉरिडोर का मतलब ये होता है कि भाई इनको जंगलों को जोड़ दो ताकि बाघ सुरक्षित रहे। बाघ क्या होता है, कई बार जैसे आपने अखबार में पढ़ा होगा कि साहब रणथंभौर की 2 बाघ T90 बाघ जो है वो लापता हो गया रणथंभौर से। तो लापता होने का मतलब ऐसा तो नहीं वो किडनैप करके ले गया। ये बाघ क्या होता है, जैसे रणथंभौर पार्क है या बाघ जंगल है, उस जंगल से लगता हुआ सवाई मानसिंह सेंचुरी, उससे लगता हुआ फिर आगे रामगढ़ सेंचुरी आ जाता है, रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। तो बाघ क्या होता है, अब बाघों को तो ऐसा तो मालूम है ही नहीं कि टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा यहीं तक की है, अपने को आगे नहीं जाना है। वो तो बॉर्डर में समझते नहीं, आप और हम तो समझते हैं कि मध्य प्रदेश से राजस्थान जाना है तो बॉर्डर आएगा, साहब बॉर्डर पार करने के लिए अपने को पास बनवाना, वरना अभी कोरोना की वजह से बिना पास के अंदर जाने नहीं देंगे। अब बाघों को तो ऐसा आभास होता नहीं है, ऐसी जानकारी नहीं उनको, ये सब समझते नहीं। वो क्या करते हैं कि एक जंगल से दूसरे जंगल में चले जाते हैं, उनके लिए तो सारा जंगल एक ही है, हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो बाघ इधर से उधर भटक जाएंगे ना। अब रणथंभौर में जैसे रणथंभौर का बाघ चला गया रामगढ़, रामगढ़ सेंचुरी पड़ता है यहाँ बूंदी में, अब यहाँ चला गया तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ इतनी सख्ती नहीं है, इतनी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से जैसे रणथंभौर में है, तो शिकारी लोग आसानी से इनका शिकार कर लेते हैं, समझ गए। तो सरकार चाहती है कि भाई इस पूरे जंगल को ही हम बाघ परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित करें, तो फिर यहाँ सारी व्यवस्था रहेगी, पूरा स्टाफ रहेगा, सुरक्षा की पूरी व्यवस्था गवर्नमेंट देगी उनको बाघों को। तो इनका जो शिकार है भटकाव की वजह से, भटक जो जाते हैं बाघ, उनकी वजह से जो उनका शिकार हो जाता है वो नहीं होगा। तो उसे बाघ कॉरिडोर नाम दिया जा रहा है, बाघ गलियारा या टाइगर कॉरिडोर, जो इस तरह बनेगा। यहाँ से रणथंभौर से जोड़ेंगे सवाई मानसिंह सेंचुरी को, सवाई मानसिंह सेंचुरी को जोड़ेंगे जवाहर सागर से अभयारण्य, जवाहर सागर अभयारण्य से जुड़ा हुआ फिर ये मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, और मुकुंदरा हिल्स से आगे फिर ये मध्य प्रदेश आ रहा है, यहाँ के जंगलों को जोड़ेंगे। ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है सरकार की यहाँ। तो ये आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में बाघों के बारे में।